हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। आज इस लेक्चर में हम ईएससी 2023 का सॉल्यूशन करेंगे। ये सॉल्यूशन एसएससी जेई एग्ज़ाम और स्टेट जेई और स्टेट एई एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हम इस सॉल्यूशन को करेंगे। ये एग्ज़ाम 19 फरवरी 2023 को हुआ था, ईएससी 2023। ईएससी के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन होते हैं और कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। और ये सब्जेक्ट आप देख सकते हो, जो हमारे एग्ज़ाम के रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे केवल हम उन्हीं को करेंगे, हम सभी क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। सॉल्यूशन 2023 का स्टार्ट करने से पहले लास्ट लेक्चर में हमने 2024 के सॉल्यूशंस को देखा था। उसके अंदर हमने 144 नंबर क्वेश्चंस तक कर लिए थे। उसके 6 क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे। आज इस लेक्चर में स्टार्टिंग में हम उनको करते हैं, फिर उसके बाद 2003 का हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन, विच ऑफ द अबाउट स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन क्या होता है। सपोज इंजीनियर ने बता दिया कि इस स्ट्रक्चर के अंदर M40 ग्रेड की कंक्रीट लगेगी, तो आपको उस कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन करना होता है। यानी आपको ये बताना पड़ता है कि हम सीमेंट कितनी लें, एग्रीगेट कितना लें, वाटर कितना डालें, एडमिक्सचर कितना डालें, कि जो M40 ग्रेड की जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो हमें अवेलेबल हो जाए। उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि भाई इतना वाटर कंटेंट लेंगे, इतनी इतनी सीमेंट कंक्रीट लेंगे, हम उसका क्यूब कास्ट करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, वर्केबिलिटी देखेंगे। अगर उसकी डिज़ायरेबल स्ट्रेंथ आ गई तो बढ़िया बात, अगर नहीं आई तो हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट, इट इज़ टू बी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड टेस्ट स्पेसिमन। तो जो कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन होता है उसका क्राइटेरिया क्या होता है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है टेस्ट स्पेसिमन की, उसके अकॉर्डिंग हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन को करते हैं। यानी जो हमारा मेन एम होता है वो क्या होता है कि भाई डिज़ायरेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमें अवेलेबल हो जाए। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज़ टू बी कंपाइल विद द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट टू एक्सेप्ट द एनवायरनमेंट। जो हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करते हैं उसको हम इस टाइप से कंक्रीट को डिज़ाइन करेंगे कि वो एनवायरनमेंट के अंदर ड्यूरेबल रहे। मान लो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो या एसिडिटी हो या फिर टाइडल एरिया है, तो कंक्रीट का मिक्स डिज़ाइन उसी के अकॉर्डिंग होएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इट इज़ टू बी कैपेबल ऑफ मिक्स ट्रांसपोर्टेड एंड कॉम्पैक्टेड एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। तो जो हमारी कंक्रीट होती है वो इजीली मिक्स होनी चाहिए, इजीली ट्रांसपोर्ट और इजीली कॉम्पैक्टेड होनी चाहिए, यानी कि जो वर्केबिलिटी उसकी बढ़िया होनी चाहिए। तो जो ये तीनों स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट हैं। तो 1, 2 एंड 3 थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंक्रीट मिक्स। तो कंक्रीट मिक्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं। पहली स्टेटमेंट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 M25 डेनोट दी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ M30 टू M35। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। M20 का क्या मतलब है कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है 20, और M25 का मतलब क्या, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है 25। तो ये कितने से कितने की स्ट्रेंथ हुई, 20 से लेकर 25। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट, जो सीमेंट होती है उसकी ग्रेड कितनी होती है, जो OPC होती है उसकी ग्रेड होती है 33, 43 एंड 53। बिल्कुल सही बात है। सीमेंट की स्ट्रेंथ हम क्या ग्रेड कैसे लिखते हैं 33, 43 एंड 53। कंक्रीट की हम लिखते हैं M20 M25 इस टाइप से। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, टाइप ऑफ मिक्सिंग एंड क्यूरिंग वाटर वेदर फ्रेश पोर्टेबल वाटर सी वाटर ग्राउंड वाटर इज टू बी यूज। जो हम वाटर यूज करते हैं मिक्सिंग के लिए एंड क्यूरिंग के लिए, वो हम फ्रेश वाटर भी यूज कर सकते हैं, सी वाटर भी यूज कर सकते हैं और ग्राउंड वाटर को भी यूज कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब सी वाटर हम यूज कब कर सकते हैं, मान लो करोजन का खतरा नहीं है या हमने प्रॉपर उसको कवर प्रोवाइड कर रखा है कंक्रीट का, तो हम सी वाटर को भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों टाइप के वाटर हम मिक्सिंग और क्यूरिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। इसमें सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो गई, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड मोर्टार। तो जो गुड मोर्टार है उसकी आपको प्रॉपर्टी बतानी है। मोर्टार क्या होता है, मसाला, यानी कि सीमेंट और सैंड का मिक्सचर हो गया, या फिर लाइम और सैंड का मिक्सचर कह सकते हो आप। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मोर्टार मेड ऑफ द सेम क्लास ऑफ एग्रीगेट डिक्रीज एज द प्रोपोर्शनल ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज इंक्रीज। जो अगर फाइन एग्रीगेट की क्वांटिटी इंक्रीज होएगी मोर्टार के अंदर तो उसकी डेंसिटी और स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ जाओ कि हमें हाई डेंसिटी का कंक्रीट बनाना है तो हम क्या करेंगे, कोर्स एग्रीगेट को ज़्यादा यूज करेंगे। अगर फाइन एग्रीगेट को यूज करा तो डेंसिटी और स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट,
इट रिक्वायर ट्वाइस सीमेंट टू प्रोड्यूस ए मोर्टार ऑफ गिवन स्ट्रेंथ व्हेन फाइन सैंड इज यूज एज इट डज विद द कोर्स सैंड। अगर आप कोर्स सैंड की जगह फाइन सैंड यूज करोगे ना तो आपको डबल सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने आपको क्या बताया, कोर्स एग्रीगेट आप यूज करोगे तो बढ़िया स्ट्रेंथ मिलेगी, अब फाइन एग्रीगेट यूज करोगे तो स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाती है। तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल सीमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड स्टेटमेंट, इवन स्मॉल परसेंटेज ऑफ माइका इफ प्रेजेंट कंसिडरेबली इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड एडवर्सली इफेक्ट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये स्टेटमेंट गलत दी हुई है। जो माइका होता है अगर वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर भी प्रेजेंट है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को कम कर देता है, लेकिन इसने क्या लिखा हुआ, इंक्रीज कर देता। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। बहुत कम क्वांटिटी भी अगर मिका होगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो इसमें जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ज़्यादातर वैसे एसएससी के अंदर भी आई हुई हैं, तो इम्पोर्टेंट है। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी, इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एसएससी जेईई मेंस में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए फ्लूइड चेंज विद द इंक्रीजिंग प्रेशर। तो अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या इफेक्ट आएगा। तो दोस्तों जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है जिसको हम के से डेनोट करते हैं वो क्या होता है, चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी कि डेल्टा पी डिवाइड बाय डेल्टा वी बाई वी। जो आपका बल्क मॉडुलस है किस चीज़ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो बल्क मॉडुलस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो बल्क मॉडुलस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्रेशर, 148 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। जो पानी में बॉडी फ्लोट कर रही हैं उनकी स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट पढ़नी और बतानी है। जो दोस्तों फ्लोटिंग बॉडी होती है, मान लो ये वाटर है और ये कोई बॉडी हमारी इसके अंदर फ्लोट करने लग रही है, ये स्टेबिलिटी के लिए हम क्या कंडीशन लेते हैं, हम इसका मेटा सेंटर वगैरह निकालते हैं और इस टाइप से हम कुछ लेते हैं BGM। अब इसको आप शॉर्टकट समझ लो या कुछ समझ लो, ये सभी पॉइंट ऐसे होने चाहिए। सबसे नीचे बोयेंसी, फिर ग्रेविटेशनल जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सबसे ऊपर मेटा सेंटर BGM। बैकग्राउंड म्यूजिक कह लो इसको या BGM, कैसे भी याद कर लो आप। तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, B, G और M। पहली स्टेटमेंट, इफ मेटासेंट्रिक लाई अबाउ दिस सेंट्रोइड देन द बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मेटा सेंटर, हमने क्या देखा, अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा तो वो अनस्टेबल, तो ये तो गलत हो गई, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। सेकंड स्टेटमेंट, मेटासेंट्रिक लाई बिलो द सेंट्रोइड देन द बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल। अगर जो M है G के नीचे होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट, अगर मेटासेंटर सेंट्रोइड के साथ कोइंसाइड करता है, अगर ये एक ही पॉइंट पे होंगे तीनों, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। नहीं, तीसरी स्टेटमेंट सही नहीं होगी। ये कह रहा है मेटासेंटर सेंट्रोइड के साथ कोइंसाइड करता है, तो B, इसमें M और G, ये तो एक पॉइंट पे आ गए, लेकिन जो इसका सेंटर ऑफ बोयेंसी है उसके बारे में नहीं बताया, वो ऊपर होगा या नीचे होगा। अगर ये तीनों एक पॉइंट पे होते तब हम उसको क्या कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन ऐसे अभी केवल दो ही हैं, तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। तो ओनली 2 ऑप्शन इज करेक्ट, इसका C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, आप इसको शॉर्टकट समझ लो या कुछ समझ लो, BGM। अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर तीनों एक पॉइंट पे आ गए तब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम उसको, या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम उसको हम कह सकते हैं। तो इसको आप बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे करके याद कर सकते हो। और ये किस चीज़ के लिए, फ्लोटिंग बॉडी के लिए। फ्लोटिंग यानी कि जो ऐसे तैर रही है, थोड़ी सी पानी के अंदर है, थोड़ी सी पानी के ऊपर है। 2024 का जो ESC का पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर। तो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इसको आप रहने दे सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड, ESC 2024 इसके 150 क्वेश्चंस थे, वे हमने कर लिए हैं। आज इस लेक्चर में हम 2023 का पेपर फिर स्टार्ट करते हैं। जो इस लेक्चर की PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है या अबाउट है उसके अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैंने PDF सभी डाली हुई हैं, उसमें मैं 2023 की PDF भी आज डाल दूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम ESC 2023 प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सॉल्यूशन देखते हैं। 150 क्वेश्चंस होंगे और जो हमारे सिलेबस में वहीं करेंगे। इसमें हम स्ट्रक्चर एनालिसिस वाला नहीं करेंगे, उसके अलावा
कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन हमारे रेलिवेंट होंगे एसएससी की और स्टेट जेईई एग्ज़ाम की वे करेंगे। जियोलॉजी वाला पार्ट नहीं करेंगे सर्वे के अंदर, टनल वाला पार्ट नहीं करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ट्रजाकी ए फाउंडेशन इज शैलो इफ इट्स, ट्रजाकी के हिसाब से शैलो फाउंडेशन कौन सी होती है जिसकी डेप्थ उसकी विड्थ से कम हो, यानी D/B का रेशो 1 या 1 के इक्वल या 1 से कम हो। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, डेप्थ इज इक्वल टू और लेस देन इट्स विड्थ, ए ऑप्शन। शैलो फाउंडेशन ये कौन सी होगी जिसकी डेप्थ उसकी विड्थ से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इज, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो ये वाला क्वेश्चन तो एसएससी में भी आ रखा है, शायद इन्होंने ESC 2023 से इस वाले क्वेश्चन को उठाया होगा। इस साल 2024 के पेपर में था ना सेम यही वाला क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हो ये सॉल्यूशन हमारा कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है भाई, वो प्रेशर इंटेंसिटी जिसके ऊपर जो फाउंडेशन है शियर के अंदर फेल हो जाती है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, मैक्सिमम प्रेशर जो सोयल के ऊपर हम लगा सकते हैं बिना उसको शियर में फेल करवाए बिना, या फिर मिनिमम वो प्रेशर जिसके ऊपर सोयल हमारी शियर में फेल हो सकती है। तो बी ऑप्शन, मिनिमम प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन एट विच सोयल फेल इन द शियर। ये मिनिमम और मैक्सिमम का क्या चक्कर है भाई, कोई सोयल है वो 10 के लोड पे फेल होती है, तो आप उसके ऊपर मैक्सिमम कितना लोड लगा सकते हो, तो मैक्सिमम ग्रोस प्रेशर आप कितना लगा पाओगे, उसके ऊपर 10 लगा पाओगे, तो होगी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। और ये मिनिमम ग्रोस प्रेशर का क्या मतलब हुआ भैया, आपकी जो सोयल है वो 100 के लोड पे भी फेल हो जाएगी, 90 के पे भी, 80 के पे भी, तो मिनिमम कौन से प्रेशर के ऊपर फेल होएगी, वो 10 किलो न्यूटन के प्रेशर पे वो फेल होएगी, वो मिनिमम प्रेशर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ द जियोसिंथेटिक। जियोसिंथेटिक को हम इनमें से कौन से नाम से नहीं जानते। तो जो जियोसिंथेटिक होता है उसको हम जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड या जियोनेट, इन तीनों नाम से जानते हैं। जो जियो ग्राउट होता है वो जियोसिंथेटिक नहीं होता। और ये जियोसिंथेटिक क्या होते हैं, जो आपका रोड कंस्ट्रक्शन होता है ना, और रेलवे की एम्बैंकमेंट वगैरह होती हैं, अर्थ डाइक वगैरह हो गई, तो वहाँ पे ये सोयल को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किए जाते हैं। फिल्ट्रेशन और ड्रेनेज के पर्पज से भी हम इनको यूज कर सकते हैं। इनके नाम क्या होते हैं, जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड, जियो नेट, जियो सिंथेटिक, जियो मेम्ब्रेन, जियो कंपोजिट या जियो फोम। आप ये देख सकते हो जियो टेक्सटाइल किस टाइप की होती हैं। ये सिंपल जैसे ये वाइट कलर का कपड़ा सा दिख रहा है ना, या तो इस टाइप का हो सकता है, या फिर ये जो जाली जाली सी दिख रही है, तो सोयल की बॉन्डिंग करवाने के लिए अच्छे तरीके से भाई सोयल के 2 लेयर अच्छे से बॉन्ड कर जाएँ, तो इस तरीके से भी हम इसको जियो टेक्सटाइल को यूज करते हैं। कुछ इस टाइप के होते हैं ये, रोड कंस्ट्रक्शन में हम इनको यूज करते हैं, जैसे आप देख सकते हो रोड के ऊपर बिछाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज व्हेन जियो टेक्सटाइल इज यूज इन द रोड वर्क। तो जब आप जियो टेक्सटाइल का यूज करते हो तो क्या उसका एडवांटेज होता है। तो जैसे अभी आपने डायग्राम, मैंने आपको फोटो दिखाई थी, आपने उसमें भी देखा होगा, मोस्ट फ्रीक्वेंट रोल ऑफ द जियो टेक्सटाइल इन द रोड कंस्ट्रक्शन इज द सेपरेशन बिटवीन द सबग्रेड एंड द सब बेस। तो आपने जो सबग्रेड है, सबग्रेड यानी कि जो मिट्टी है आपने कॉम्पैक्ट कर दी, सब बेस क्या हो गया भाई, रोडी बजरी जो भी आपने जैसे DBM हो गया, WBM वगैरह आपने लगाया है, तो उनके बीच में सेपरेशन का काम करता है। जब आपने वो कपड़ा सा बिछा दिया ना वहाँ पे, वाइट कलर का जो कपड़ा सा दिख रहा था या फिर वो जाली सी दिख रही थी, तो सबग्रेड का मटेरियल सब बेस के अंदर मिक्स नहीं होगा, यानी आपस में ये दोनों मिक्स नहीं होंगे, सबग्रेड और सब बेस का मटेरियल। इट सेविंग इन द सब बेस मटेरियल विच वुड अदरवाइज बी लॉस्ट इन द मिक्सिंग ऑफ द सबग्रेड। इसका फ़ायदा क्या है, जो सब बेस का मटेरियल है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, अदरवाइज वो क्या होता है सबग्रेड के अंदर मिक्स हो जाता। तो इसका क्या फ़ायदा है, इकोनॉमी ऑफ द एग्रीगेट। इकोनॉमी ऑफ एग्रीगेट यानी कि जो हमारा सब बेस का मटेरियल है वो लॉस नहीं होएगा हमारे को, और हमको कम मटेरियल लगाना पड़ेगा, इकोनॉमी पड़ेगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग बेस्ड ऑन द SPT एंड CPT वैल्यू। तो SPT क्या है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन, CPT है कोन पेनिट्रेशन। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हमारे पास रोड होती है, नीचे उसका मतलब मिट्टी को हम पेनिट्रेट करते हैं, 75 kg का हैमर होता है, 65 या 75 कुछ इसके आसपास का हैमर होता है, और उसको हम
बार बार मतलब रिपीटेड उसको हिट करते हैं उस रोड के ऊपर और पेनिट्रेट करवाते हैं सोयल के अंदर। 300 mm की पेनिट्रेशन के लिए हम देखते हैं हमें कितनी बार उसको हिट करना पड़ता है हैमर को, तो वो उसकी n वैल्यू हो जाती है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एम्पेरिकल कोरिलेशन एस्टेब्लिश इन द USA बिटवीन n एंड द सोयल पार्टिकल इंडिकेट द वैल्यू ऑफ n कन्फर्म टू द स्टैंडर्ड एनर्जी रेशो। इस चीज़ का क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है कि भाई आपने कितनी बार उसको हिट किया, यानी कि जो नंबर ऑफ रिपीटिशन है और जो सोयल की प्रॉपर्टी है, एक रिलेशन हमने एग्जिस्ट करवा दिया, यानी कि एम्पेरिकल रिलेशनशिप उसकी बीच में है कि हमें कितनी एनर्जी इम्पार्ट करनी पड़ रही है और कितनी एन वैल्यू आएगी। तो पहली स्टेटमेंट सही है, आपको इसको बस याद कर लेना है, क्योंकि अब यूएसए के अंदर क्या एम्पेरिकल हुआ क्या नहीं हुआ उससे हमें इतना मतलब नहीं है। बाकी ईएससी के अंदर क्वेश्चन आ गया, जैसे अब मैंने आपको करवा दिया तो बस आपने इसको देख लिया कि भाई हाँ यूएसए में एन के बीच में और जो एनर्जी होती है एनर्जी रेशो उसके बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ एन टू बी यूज फॉर गेटिंग फाई इज द करेक्टेड वैल्यू फॉर द स्टैंडर्ड एनर्जी। जो एन वैल्यू होती है उसकी हेल्प से हम फाई यानी कि एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, और उसके लिए हम एन वैल्यू कौन सी यूज करते हैं, हम उसको करेक्टेड वैल्यू यूज करते हैं। इसके अंदर हमें करेक्शन लगाने पड़ते हैं ना, ओवरबर्डन करेक्शन और डाइलेटेंसी करेक्शन। थर्ड स्टेटमेंट, एंगल फाई ऑब्टेन बाय दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर ऑब्टेनिंग द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है, जो हमने एंगल फाई को निकाला है उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर को निकाल सकते हैं। ये बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर कौन से होते हैं, जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग हम पढ़ते हैं ना सोयल मैकेनिक्स में, उसके अंदर एन सी, एन क्यू, एन गामा, वे 3 फैक्टर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। और वे किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, वे एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस यानी कि जो फाई होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में कह रहा हम इसको यूज नहीं कर सकते, तो ये गलत स्टेटमेंट है, हम इसकी फाई की हेल्प से बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द टाइप एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कंसीडरिंग। जो यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है, यानी कि सोयल को हम अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, भाई वो सैंड है, ग्रेवल है, क्ले है, सिल्ट है, लो प्लास्टिसिटी का, हाई प्लास्टिसिटी का है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेडेशन के ऊपर, यानी कि सीओ एनालिसिस उसका साइज़ क्या है, 4.75 mm से छोटा साइज़ है, बड़ा साइज़ है, 75 माइक्रोन से कितना पास हो रहा है, तो वो क्या होती है, ग्रेडेशन। उसको हमने ग्रेडेशन करते हैं सीओ एनालिसिस की हेल्प से। तो यूनिफाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रेन साइज, ग्रेडेशन, प्लास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोफर डैम इज सूटेबल फॉर द स्मॉल हाइट। जो स्मॉल हाइट होती है उसके लिए हम कौन से टाइप का कोफर डैम यूज कर सकते हैं, तो स्मॉल हाइट्स के लिए हम कैंटिलीवर टाइप का कोफर डैम यूज करते हैं। ये कोफर डैम क्या होता है, मान लो ये कोई नदी है और आपको ऐसे पुल बनाना है, तो उसके जो पिलर हैं वो आपको यहाँ बनाने पड़ेंगे पिलर उसके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोफर डैम की हेल्प लेते हैं। अब मान लो ये तो नदी है, नदी के अंदर तो पानी होता है बहुत ज़्यादा, तो आपने यहाँ एक कोफर डैम बना दिया, तो यहाँ वाटर टाइट, यहाँ पे कोई पानी नहीं होएगा इसके अंदर। आप यहाँ पे आराम से इसका पिलर बनाओगे, यहाँ आपने कोफर डैम बना दिया, ये पिलर बना लिया, तो ऐसे आप जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। कोफर डैम अर्थ मटेरियल का बना हुआ हो सकता है, टिम्बर का, शीट का, वो स्टील की शीट का, किसी भी चीज़ का बना हुआ हो सकता है ये। और कैंटिलीवर शीट पाइल के जो कोफर डैम होते हैं वे स्मॉल हाइट के लिए सूटेबल होते हैं। ये कैंटिलीवर टाइप के हैं और शीट के बने हुए हैं, यानी कि स्टील की शीट होती है, तो इनके अंदर लीकेज हो सकती है और डैमेज भी हो सकते हैं फ्लड की वजह से, तो छोटी हाइट के लिए हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फुटिंग 3 × 1.5 मीटर इन प्लेन ट्रांसमिट ए प्रेशर ऑफ 160 kN पर मीटर स्क्वायर ऑन ए कोहेसिव सोयल हैविंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ आपको 8 × 10⁴ kN पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 0.48। इमीडिएट सेटलमेंट आपको निकालनी है। तो इमीडिएट सेटलमेंट किसी भी सोयल के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, QB 1 - μ² इन्फ्लुएंस फैक्टर डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके अंदर क्यू क्या है, क्यू है भाई वो फुटिंग है, फाउंडेशन है, वो कितना प्रेशर लगा रही है, तो कितना प्रेशर लगा रही है क्वेश्चन में देखते हैं, 160 kN का प्रेशर लगा रही है। 160 × उसकी
ब्रेथ लेते हैं, बी यानी कि विड्थ उसकी, जो छोटे वाला डायमेंशन है। 3 × 1.5 है तो 3 इसकी लेंथ हो गई, 1.5 इसकी विड्थ हो गई। 1 - μ² इंटू इन्फ्लुएंस फैक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा होगा तो 1 ले लेना आप, डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपका कितना आंसर आ गया? 3.51 mm। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं मेंस में, क्योंकि कैलकुलेटर आपका अलाउड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय मीन्स ऑफ द बूजनिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैन बी प्रीपेड। तो बूजनिंग होता है और एक वेस्टर्न गार्ड होता है, ये इनकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं भाई, आपकी कोई सोयल है उसके ऊपर आपने पी लोड लगा दिया, तो जेड डेप्थ के ऊपर और किसी आर रेडियस के ऊपर जो प्रेशर की इंटेंसिटी है वो कितनी होगी, वो हम कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? बूजनिंग फॉर्मूले से निकालते हैं। और एक कौन सा फॉर्मूला होता है? वेस्टर्न गार्ड फॉर्मूला होता है। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं? वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी हॉरिजॉन्टल प्लेन। किसी जेड डेप्थ के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पॉइंट पे वो कितना होगा, तो इससे हम क्या निकाल रहे हैं? वर्टिकल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। 9th का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन मेड बाय द कूलम्ब इन द डेवलपमेंट ऑफ हिज अर्थ प्रेशर थ्योरी फॉर सैंड एंड फॉर एक्टिव स्टेट। जो अर्थ प्रेशर थ्योरी होती है उसकी दो थ्योरी हैं, एक तो रैंकाइन ने दी थी, एक हमें कूलम्ब ने दी थी। तो कूलम्ब थ्योरी की क्या एजम्पशन थे भाई? सोयल होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक, सेमी इनफाइनाइट, ड्राई है और कोहेजनलेस है। तो ये तो सारे उसके भी थे, रैंकाइन के भी थे। कूलम्ब ने अलग क्या बताया भाई, जो वॉल है हमारी, जो बैक फिल है वो वर्टिकल रहेगी या इनक्लाइन भी हो सकती है और रफ रहेगी। कूलम्ब ने क्या बताया, जो हमारी बैक फिल है वो इनक्लाइन हो सकती है और वो रफ रहेगी। और कूलम्ब ने क्या एज्यूम किया, जो स्लाइडिंग वेज है वो रिजिड बॉडी की तरह बिहेव करेगा एंड स्ट्रेसेस ओवर इट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कूलम्ब ने क्या एज्यूम किया, जो स्लाइडिंग वेज है वो रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी का क्या मतलब हुआ? रिजिड बॉडी का मतलब हुआ भाई बिल्कुल सख्त, लोहे जैसा समझ सकते हो आप, ठीक है। एक तो हो गया भाई मिट्टी का एक एक पार्टिकल सरक के सोयल हमारी फेल हो रही है, जो बैक फेल है, फाउंडेशन जो भी है। एक तो एक पार्टिकल गिर गया, दूसरा गिरा, थोड़ी थोड़ी मिट्टी हमारी फेल होती जा रही है। एक क्या है, जो स्लाइडिंग वेज है वो रिजिड बॉडी, पूरी की पूरी सोयल एक इंडिविजुअल की तरह फेल होएगी, यानी कि रिजिड बॉडी की तरह। तो वो किसने बताई थी? कूलम्ब ने। रैंकाइन ने क्या एज्यूम किया था? प्लास्टिक फेलियर एज्यूम किया था उसने। और कूलम्ब ने क्या माना? रिजिड। और कूलम्ब ने क्या कहा भाई, जो हमारी वॉल है वो इनक्लाइन है और रफ हो सकती है। तो कूलम्ब की इनमें से कौन सी एजम्पशन है? बी ऑप्शन। देयर इज ए वॉल फ्रिक्शन ऑन दी प्रेशर सरफेस, वॉल का वो होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट जनरल कंसिडरेशन फॉर ए मैकेनिकली स्टेबलाइज अर्थ वॉल फेलियर। इस वाले क्वेश्चन को रहने दो, इस टाइप की जो अर्थ वॉल वगैरह हैं ज़्यादा डीप में नहीं है, हमारे में बस रैंकाइन वाली है और कूलम्ब वाली है। स्टेट AE-JEE एग्जाम तक और SSC मेंस में केवल वहीं तक आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ एजम्पशन मेड बाय द ट्रजाकी व्हाइल डेवलपिंग द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर द कंसोलिडेशन प्रोसेस। जो ट्रजाकी ने हमें कंसोलिडेशन की इक्वेशन दी थी, तो उसके एजम्पशन क्या थे? तो ट्रजाकी ने क्या क्या एजम्पशन बनाए? सोयल हमारी होमोजीनियस है, फुली सैचुरेटेड है, सोयल पार्टिकल इनकम्प्रेसिबल है, और कंप्रेशन एंड फ्लो ये वन डायमेंशनल है। स्ट्रेन इन दी सोयल आर रिलेटिवली स्मॉल, यानी बहुत कम स्ट्रेन आएंगे सोयल के अंदर। डार्सी लॉ हमारा वैलिड है। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी ये कांस्टेंट रहेंगे। और जो फिर हमारे पास इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी? हमारे पास इक्वेशन आई थी कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल टू परमिएबिलिटी 1 + E AB गामा W। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी इज इक्वल टू MV गामा W इंटू CB। तो इसको आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये एक ही चीज़ है। ये ट्रजाकी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन की इक्वेशन है। यह ट्रजाकी ने क्या एज्यूम किया था? वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन। सोयल होमोजीनियस, फुल्ली सैचुरेटेड, डार्सी लॉ हमारा वैलिड रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी और वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी हमारे कांस्टेंट रहेंगे। और वन डायमेंशन सब कुछ है, सोयल पार्टिकल इनकम्प्रेसिबल है। तो ये सब एजम्पशन ट्रजाकी के थे। तो कौन से एजम्पशन है? बी ऑप्शन। सोयल पार्टिकल एंड वाटर आर इनकम्प्रेसिबल। जो सोयल पार्टिकल है और वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट।
तो इसमें हमसे क्या पूछ जाए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इस टाइप की चीज़ों को पेपर में ध्यान रखना, क्या पूछ जाए हमसे, नॉट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पोरोसिटी ऑफ ए रॉक डिपेंड अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द रॉक ग्रेन। जो रॉक की पोरोसिटी होती है वो उसके साइज पे और शेप पे डिपेंड करेगी जो रॉक के ग्रेन है। तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। पोरोसिटी यानी कि वॉइड रेशो डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। जो उस रॉक के ग्रेन है यानी कि दाने हैं, पार्टिकल हैं, उनके ऊपर डिपेंड करेगी। सेकंड स्टेटमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग द रॉक ओवरबर्डन स्ट्रेसेस। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की हेल्प से हम रॉक के ऊपर ओवरबर्डन स्ट्रेस बता सकते हैं। यानी कि रॉक यानी कि जो आपकी चट्टान है वो पहाड़ के ऊपर है, तो उसके ऊपर जो सोयल मास है वो कितना उसके ऊपर स्ट्रेस वगैरह लगा रही है, तो वो चीज़ हम निकाल सकते हैं। पोरोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द रॉक मैकेनिकल प्रोसेस। तो ये चीज़ गलत है। जो पोरोसिटी है यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वगैरह हैं वो मैकेनिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो किस प्रोसेस से फॉर्म हुआ है रॉक हमारा। द पोरोसिटी ऑफ ए स्पेरिकल रॉक ग्रेन इज़ हाई इन द केस ऑफ द क्यूबिक पैकिंग। तो जो क्यूबिक पैकिंग होती है उसके अंदर पोरोसिटी हमारी हाईएस्ट होती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। क्यूबिक पैकिंग का क्या मतलब हुआ, आप ऐसे एज्यूम करो एक क्यूब है, उस क्यूब के अंदर एक बिल्कुल गोल शेप का यानी कि बॉल टाइप की पार्टिकल रखा हुआ है, तो उसके अंदर जो उसकी पोरोसिटी होती है वो ज़्यादा होएगी। तो डी स्टेटमेंट भी हमारी सही है। पोरोसिटी उसके साइज़ के ऊपर, शेप पे, उसके अंदर जो भाई आपस में सिमेंटेनियस प्रॉपर्टी कितनी है उसके ऊपर, और भाई कौन से प्रोसेस से वो फॉर्म होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और क्यूबिक पैकिंग में पोरोसिटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू दिस सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन। सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। एक तो आपका सरफेस इन्वेस्टिगेशन हो गया, सरफेस यानी कि जो टॉप लेयर है, जैसे ये आपकी ज़मीन है, आपने ऊपर ऊपर से देख लिया भाई मिट्टी कैसी है, तो वो क्या हो गया आपका सरफेस इन्वेस्टिगेशन। और एक आप क्या करोगे, इसके अंदर होल करके आप ये देखोगे यहाँ पे ग्रेवल है, यहाँ क्ले है, यहाँ वाटर लेवल है, यहाँ और कुछ है, तो ये क्या हो गया सब सरफेस, यानी कि आप ज़मीन के अंदर चले गए। सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। पहली स्टेटमेंट, टू एस्टेब्लिश द जियोलॉजिकल प्रोफाइल। तो पहली स्टेटमेंट सही है। जियोलॉजिकल प्रोफाइल मतलब यहाँ क्ले है, यहाँ सिल्ट है, यहाँ ग्रेवल है, तो इस चीज़ को एस्टेब्लिश करना। टू एस्टेब्लिश द हाइड्रोलॉजिकल कंडीशन, हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस को एस्टेब्लिश करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। भाई वाटर लेवल कितने डेप्थ पे है, किस सोयल के अंदर कितना वाटर कंटेंट है। टू मॉनिटर द फ्यूचर चेंज इन द ग्राउंड कंडीशन थ्रू इंस्ट्रूमेशन। अब भाई ग्राउंड की कंडीशंस के अंदर फ्यूचर में क्या चेंज हो सकता है उस चीज़ को मॉनिटर करना, तो ये भी हमारे सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये तीनों हमारे ऑब्जेक्टिव करेक्ट हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये जियोलॉजी वगैरह वाला है, ये एसएससी जेईई में और स्टेट जेईई एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट एंड इज मेड टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर्स ऑफ द कंट्री। तो इनमें से कौन से टाइप का सर्वे होता है जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लोकेशन स्टडी करते हैं और ऐसे बताते हैं कि भाई इस कंट्री के अंदर जो नेचुरल फीचर्स हैं क्या क्या हैं, तो उस सर्वे को हम बोलेंगे टोपोग्राफिकल सर्वे। क्या बोलेंगे, टोपोग्राफिकल सर्वे। इसमें और ऑप्शन दिए हुए हैं। कैडेस्ट्रल सर्वे किसके लिए होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे होता है रेवेन्यू के लिए, टैक्स वगैरह के लिए। मिलिट्री वाला मिलिट्री के लिए। और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे जो हम स्टार हो गए, सन हो गए, उनकी स्टडी करते हैं। तो टोपोग्राफिकल सर्वे कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशन ऑफ सर्टेन पॉइंट बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट एंड डिटरमाइन द नेचुरल फीचर ऑफ द कंट्री सच एज, भाई रिवर्स कहाँ पे हैं, नदियाँ कहाँ हैं, झील, पहाड़, आर्टिफिशियल रोड, रेलवे, कनाल, टाउन और विलेज, ये किसके अंदर होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग हैज़ नेवर बीन यूज इन द जियोडेटिक सर्वे। तो पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग हम जियोडेटिक सर्वे में यूज नहीं करते, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे क्या होती है, आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हो। जैसे आपको इसकी हाइट बतानी है, आपने ये लेंथ पता कर ली, आपको एंगल पता है, तो आप हाइट निकाल सकते हो, ये किसके बराबर होएगी, L tan थीटा के। हाइट किसके बराबर होएगी, L tan थीटा के। तो ये क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे का पार्ट होता है। और ये क्या कह रहा है, जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे
क्या होता है जिसके अंदर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं, तो उसके अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को यूज नहीं करते, ये गलत है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग को इसके अंदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, डिफरेंस इन एलिवेशन आर डिटरमाइन इनडायरेक्टली बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। बिल्कुल सही बात है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की हेल्प से हम एलिवेशन डिफरेंस पता कर सकते हैं। जैसे आपने एक बार ये एंगल ले लिया, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एलिवेशन पता करना है, फिर आपने ये वाला एंगल, तो ये थीटा, आप डिफरेंस इन एलिवेशन पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग दी वर्टिकल डिस्टेंस। तो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट को हम वर्टिकल डिस्टेंस के लिए मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कंबाइन इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन प्रोड्यूस द वर्टिकल रीडिंग दैट आर स्लाइटली टू शॉर्ट। तो ये भी सही बात है, जो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन होती है उसकी जो करेक्शन होती है वो क्या होती है, -0.0673 d²। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो आपने लेवलिंग स्टाफ है इसके ऊपर जो आपने रीडिंग नोट करी है वो हल्की सी आपने ज़्यादा रीडिंग नोट कर ली एज कम्पेयर टू जो एक्चुअल में थी। और लेवलिंग स्टाफ के ऊपर ज़्यादा रीडिंग नोट करने का क्या मतलब है, वो चीज़ हल्की सी नीचे है। इस चीज़ को आपको समझना है, ये पेपर में आ सकता है, आपको कन्फ्यूज कर सकता है। अगर लेवलिंग स्टाफ की किसी चीज़ की रीडिंग ज़्यादा तो इस चीज़ का मतलब क्या, वो शॉर्ट है, यानी कि वो हल्का सा नीचे है। जैसे कि आपने यहाँ पे मशीन लगाई लेवलिंग की, इसकी रीडिंग तो आएगी मान लो 2 मीटर और इसकी रीडिंग कितनी आएगी, इसकी आएगी 4 मीटर। तो इस चीज़ का क्या मतलब हुआ भाई, 4 मीटर वाला थोड़ा नीचे की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन ए बी मेजर बिटवीन द स्टेशन ए एंड बी आर मेजर एज 348 मीटर यूजिंग ए 20 मीटर टेप टू शॉर्ट बाय 0.05 मीटर। करेक्ट लेंथ क्या होगी। तो करेक्ट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट लेंथ का फॉर्मूला होता है मेजर्ड लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट टेप लेंथ डिवाइड बाय करेक्ट टेप लेंथ। ठीक है, आपने कितनी मेजर लेंथ करी, आपने 348.28 जो भी थी मल्टीप्लाई बाय आपको बताई गई है 0.05 मीटर। टेप हमारी छोटी है, टेप हमारी छोटी है तो उसकी लेंथ हमारी गलत कितनी हो गई 19.95 और करेक्ट लेंथ कितनी थी 20 मीटर। तो इसको जब आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा 347.41। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई। टेप हमारी छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है, तो करेक्ट लेंथ का क्या फॉर्मूला होगा, मेजर्ड लेंथ मल्टीप्लाई बाय इनकरेक्ट लेंथ, यानी जो भी आपने मेजर करी है और इनकरेक्ट लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाय जो करेक्ट लेंथ थी टेप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेवलिंग इज कैरिड आउट बिटवीन द टू स्टेशंस पी एंड क्यू सेपरेटेड बाय द 1000 मीटर। आपने लेवलिंग करी पी और क्यू के बीच में जो 1000 मीटर दूर है। नेक्स्ट बैक साइड इज रीडिंग इज नोटेड एट 0.70 मीटर ऑन द स्टेशन पी। आपने इंटरमीडिएट साइड ली 1.25, फिर आप उस इंस्ट्रूमेंट को नई लोकेशन पे लेकर चले गए, आपने बैक साइड ली 0.85 और फिर फोर साइड ली आपने क्यू के ऊपर 1.10। रिड्यूस लेवल ऑफ क्यू कितना होगा, यानी पी का तो आपको रिड्यूस लेवल दिया हुआ है, पी का रिड्यूस लेवल आपको दिया 240 मीटर और यह सब आपको बैक साइड फोर साइड दे दिया, आपको क्यू का लेवल बताना है जो कि 1000 मीटर दूर है। अब 1000 मीटर दूर हो 2000 मीटर, इससे तो हमारे क्या मतलब है, लेवलिंग के अंदर इसका हमें कोई मतलब नहीं है कितनी दूर है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसको आप टेबल बना के भी कर सकते हो जैसे इन्होंने किया, या फिर आप वैसे चलते चले जाओ। ठीक है, सबसे पहले पी के ऊपर कितनी रीडिंग थी, पी का आरएल था 240 मीटर, ये हम पी पॉइंट के ऊपर है। पी से हमने बैक साइड ली कितनी 0.70 मीटर, तो आउट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी होगी हमारी 240.70। टेबल ये आसान पड़ेगी, टेबल में देख लेते हैं। पी पे आउट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी होगी 240.7। ठीक है, उसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर दिया और हमने फोर साइड कितनी ली 1.25 मीटर, कितनी ली 1.25 मीटर। तो उसका रिड्यूस लेवल कितना हो गया 240 में से 1.25 को माइनस करेंगे तो 239.45। फिर आपने वो ली फोर साइड ली तो 239 प्लस 0.85, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी आ गई 240.3। फिर क्यू के ऊपर आपने क्या ली फोर साइड ली, तो क्यू के लिए आपने फोर साइड ली 240 में से 1.11 को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया आपका 239.2। तो ऐसे आप इसको टेबल बना के भी कर सकते हैं। अगर आपको टेबल में समझ नहीं आता है
तो आप ऐसे जो ये डायग्राम है भाई 240, यहाँ आपने कितनी रीडिंग ली 0.7, तो ये कितना हो गया 240.7। फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ कहीं लगा दिया, यहाँ आपने कितना लिया था, यहाँ लिया था हमने 1.25, तो 240.7 में से हमने 1.25 को माइनस किया, ठीक है। तो हमें किसका लेवल मिल गया, इसका लेवल। फिर हमने यहाँ कुछ फोर सेट ली, फिर उसके अंदर हमने इसको ऐड करना पड़ेगा, कितना लिया हमने ये 0.85, हम यहाँ पहुँच गए। फिर क्या हुआ पे 1.10, फिर ये माइनस करना पड़ेगा इसमें से 1.10 को, तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 239.2, ए ऑप्शन। तो इसको आप ऐसे डायग्राम बना के भी कर सकते हो, और नॉर्मली जैसे आप टेबल बना के भी इस चीज़ को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। जो बचे हुए इसके क्वेश्चन हैं ESC 2023 के, अब इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लास्ट करीब 10 ईयर के जो ESC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम पूरे सोल्व कर लेंगे। आपका जब तक एग्ज़ाम होएगा उससे काफ़ी दिन पहले हम इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे, उसकी टेंशन आप मत लो कि जल्दी करवाना, फास्ट करवाना। कुछ उस रिगार्डिंग डाउट आ रहे थे, आप बस अपनी रिवीजन पे फोकस करो। जो कुछ है आपकी रिवीजन है, ये चीज़ें तो एक्स्ट्रा होती हैं भाई, आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए या टेस्ट सीरीज और चीज़ें दे ली, तो मेन आपको रिवीजन करनी है, और ये प्रैक्टिस तो मैं आपके करवा ही दूंगा। ये 10 साल के ESC के और गेट के क्वेश्चन हम कर लेंगे, और SSC JEE जो प्री का सॉल्यूशन है वो भी देख लेंगे एक बार, उसकी फाइनल आंसर की आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही। आप इसको शेयर कर सकते हैं। जो आपके फ्रेंड्स स्टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UP JEE, राजस्थान JEE, हरियाणा JEE, हरियाणा असिस्टेंट इंजीनियर, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट इंजीनियर, उत्तराखंड JEE, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं उनके साथ। ESC का सॉल्यूशन सबके लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।